हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी क्लास। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष के विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण के इकाई 3 की। जी हाँ, इस इकाई 3 की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों की समझ, शिक्षण अधिगम, सामग्री एवं कक्षा प्रक्रियाएं तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर चुनौतियां। यानी इन सब टॉपिक्स पर, इन सब विषयों पर हम बात करने वाले हैं। इस विषय के सभी, इस इकाई 3 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर बहुत ही विस्तार से जानेंगे इन प्रश्नों के उत्तर, कौन सा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आने वाली डेट की परीक्षा के लिए और कौन से उसके उत्तर होंगे और कैसे लिखने हैं, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप इस इकाई के पूरे नंबर हासिल कर सको। मैं आपको बता दूं कि ये जो इकाई 3 है इस पे कुल अंक जो आवंटित हैं वो है 15। जी हाँ, इस पे 15 मार्क्स जो है आवंटित है ना, 15 अंक मिलेंगे इस इकाई 3 से। साथ ही साथ इस इकाई 3 से जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आ जाते हैं, देख लीजिए भाई, ऑब्जेक्टिव आते हैं, प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ आपको यहीं से बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे और भी, जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा 3 मार्क्स का एक प्रश्न, यानी 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ से आपको 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन मिलेगा, है ना, 4 नंबर का एक प्रश्न मिलेगा और 5 नंबर का एक प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ का ब्लूप्रिंट हो गया, इस पूरे इकाई का ब्लूप्रिंट हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार से आधार पे आपको प्रश्न पूछेंगे, 3 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक, 5 मार्क्स का एक और 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी पूछेगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की अलग से मैं एक श्रृंखला लेकर आ रहा हूं वीडियो पे, वो आप देख सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान शिक्षण ढूंढेंगे तो आपको वहाँ सारी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए बात करते बिना किसी देरी के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा पहला सवाल, सामाजिक स्वीकरण से क्या समझते हैं ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। एमपीटीटी सीटेट की तैयारी इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री होने जा रही है, तो आप मेक श्योर कि आपने बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखा हो, वो ना भूलें आप। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर है कि सामाजिक स्वीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक अभिवृत्तियों में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। सामाजिक स्वीकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, समाज में किसको कब स्वीकारा जाता है कब नहीं, इसके आधार पर भी इसमें प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर सामाजिक स्वीकरण प्रारीप बल, यानी देखिए समाज में क्या होता है। अब इस सवाल को समझाना है आपको, अपने मन से लिखना है। तो मैं कैसा बताऊं कि समाज में कुछ लोगों को स्वीकार किया जाता है और कुछ लोगों को स्वीकार, बहुत ही नकार दिया जाता है, स्वीकार ही नहीं करते, और कुछ लोगों को कम स्वीकारते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सेलिब्रिटी, किसी बड़े से बड़ी हस्ती का, जैसे कि शाहरुख खान का बेटा है या सलमान खान की शादी हो जाए, तो ऐसे लोगों को समाज स्वीकार कर लेता है बहुत जल्दी। यानी कि उस जो भी बालक बहुत लोकप्रिय होता है ना, जिसकी प्रतिष्ठा, देखिए जिसकी प्रतिष्ठा होती है उससे जब उस बालक से अधिक लोकप्रिय होने की संभावना रहती है, जिसमें वे लक्षण नहीं होते और कम मात्रा में होते हैं ना, तब उनको स्वीकार किया जाता है और नहीं किया जाता है। अलग अलग बालकों को सामाजिक स्वीकरण अलग अलग मात्राओं में मिलता है। जैसे कि जिसकी बहुत ऊंची प्रतिष्ठा होती है उसे स्वीकरण बहुत मिलता है, जैसे सितारे को, और उस कम प्रतिष्ठा होती है या बिल्कुल नहीं होती उसे कम स्वीकरण मिलता है। यानी कोई अनाथ बच्चा है तो उसको कोई नहीं जानेगा, उसके साथ कोई फोटो नहीं लेगा, उसके ऊपर कोई दया भावना नहीं रखेगा। लेकिन कोई अगर मान लीजिए सेलिब्रिटी का बेटा है, कोई अमीर आदमी का बेटा है, तो उस पर सब नज़र रखेंगे ना। जैसे कि एकांकी, यानी कि अनाथ बच्चे को कोई भी स्वीकरण नहीं मिलता, उसे कोई स्वीकारता नहीं है। इनके बीच प्रतिष्ठाएं और स्वीकरण विभिन्न मात्राओं के होते हैं, है ना। प्रावृत्त सितारा बाहर घूमने वाला अधिक होता है, चीज़ों की अपेक्षा लोगों से अधिक संबंध रखता है, अधिक रंगीन, साहसी, फुर्तीला, आराम पसंद और अनुग्रही होता है तथा समवयस्कों के मानकों को स्वीकार करने में कम स्वीकरण प्राप्त व्यक्ति की अपेक्षा उदाहरण दिखाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लोग फेमस होते हैं, जो लोग प्रतिष्ठित होते हैं, उनको ज़्यादा स्वीकरण मिलता है, समाज उनको स्वीकारता है। जो समाज के बनाए नियमों पर चलते हैं, समाज उसकी तारीफ करता है। लेकिन अगर कोई समाज के नियमों को तोड़ दे, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते, आप यूट्यूब पर आकर कुछ करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो हर कोई आपका मजाक उड़ाएगा शुरू में कि आप भैया यूट्यूब पे क्या कर रहे हो, आप यूट्यूब पे ये सब क्या करते हो, ये सब कौन करता है, इससे थोड़ी काम धंधा चलता है, घर चलता है, पैसे थोड़ी मिलते हैं, वगैरह वगैरह बहुत बोलेंगे आपको, है ना। पढ़ाना है तो दूसरा काम कीजिए, यूट्यूब पे नाच गाने से क्या होगा, ऐसा कई लोग करते हैं। लेकिन इसी यूट्यूब के जरिए कई लोग लाखों करोड़ों भी कमा रहे हैं। जी हाँ, तो समाज जो है पहले उनको स्वीकार नहीं करता, लेकिन जब वो अमीर हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो लोग उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो यही यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्वीकरण और अस्वीकरण क्या है, ये आपको समझ गया है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए। अगला प्रश्न कि बालक के मानक व्यवहार से आप क्या समझते हैं, बालक का मानक व्यवहार का मतलब क्या है। तो बालक के मानक व्यवहार के संबंध में चिंता करने के
पास अनेक कारण हैं जो निम्नलिखित है। यानी बालक के व्यवहार के बारे में चिंता क्यों करनी है, तो देखिए सबसे पहला, मानक व्यवहार से व्यक्ति का स्वयं का कल्याण होता है। यदि एक बालक समाज द्वारा निश्चित मानकों के अनुसार आचरण करता है तो निश्चित ही उसके सामाजिक संबंध दृढ़ होंगे, उनको समाज में उचित रहेगा तथा उसे सुख की प्राप्ति होगी। यानी जो समाज के नियमों पर चलेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, समाज में धार्मिक कार्यों में भाग लेगा, सहयोग करेगा, तो ये अच्छा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर समाज से हटकर कहीं कुछ और कार्य करता है तो लोग उसे अस्वीकार कर देते हैं। ठीक, उसके व्यवहार में मानकों को क्या स्थान है, इसमें कोई बालक को समझने में सहायता मिलेगी। यानी कोई बालक समाज के बनाए नियमों को बहुत मानता है तो इसका मतलब वो संस्कारी है ना, समाज के नियमों पर चलने वाला सामाजिक व्यक्ति है। पर जो समाज का विरोध करता है, बात पार पर एकदम समाज से अलग चलता है, समाज के नियम तोड़ते रहता है, तो वो व्यक्ति समाज के लायक नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बाल्यावस्था में सीखी गए कई मानक ही जीवन पर्यंत चलते हैं। यानी बचपन में हमने जो चीज़ें सीखी हैं, जो बातें, वही जीवन पर्यंत रहते हैं। आवश्यक ही वो बालक के मानक उचित मूल्य रखते हैं तथा उन्हें उचित मानकों को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, है ना। बालकों को फोर्स किया जाए, मोटिवेट किया जाए, उन्हें हम प्रेरित करें, उन्हें हम उत्साहित करें कि मानकों पर चलने के लिए, समाज के बनाए गए नियम कानून पर चलने के लिए। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अगला बात करें कि बालक में नैतिकता का विकास किस प्रकार संभव है। अगला प्रश्न है कि एक बालक में नैतिकता का विकास कैसे किया जा सकता है। तो एक बालक में नैतिकता का विकास कैसे होगा भाई, बाल्यावस्था में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्ति ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक, यानी ना बुरा होता है ना अच्छा। उसे जैसा कार्य मिलेगा, जैसा अवसर मिलेगा, जैसा माहौल मिलेगा, उसी प्रकार का वो ढल जाएगा। ठीक, वह कुछ सीमा तक नैतिकता विहीन होता है। जो कुछ भी वह प्रौढ़ से सीखता है वही दोहराता है, यानी अपने बड़ों से जो सीखेगा उसे ही क्या करेगा, वो दोहराएगा। ठीक, बाल्यावस्था के लिए यह सत्य नहीं है क्योंकि जब आदतन नैतिकता की अवधि समाप्त हो चुकी होती है, अब उसके कार्य में व्यवहार विशेष परिस्थितियों में उसके आदर्शों में जीवन मूल्य के अनुसार, निर्णय के अनुसार होते रहते हैं। यानी समाज में जो देखने मिलेगा, बालक को जैसा माहौल मिलेगा पारिवारिक, जैसा वो देखेगा उसी का अनुकरण करके वो सीखेगा, उसी को फॉलो करेगा ना। तो इस तरह से बालक में नैतिकता का विकास हो सकता है। यानी बालक को सही माहौल, सही सीख, सही संस्कार मिले, सही नैतिक मूल्यों को सिखाया जाए तो अच्छा नैतिक वाला बालक बनेगा, यानी मोरल वैल्यूज होंगे उसमें, संस्कारी बालक बनेगा। ठीक, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला सवाल है कि धार्मिक शिक्षा किसे कहते हैं। धार्मिक शिक्षा का मतलब क्या है भाई। देखिए वर्तमान में तो भाई शिक्षा पद्धति में धार्मिक शिक्षा की भूमिका विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला तो भाई आध्यात्मिक मूल्यों की बढ़ती हुई महत्वपूर्ण, धर्म की मूल्यों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, दूसरा शिक्षा से धर्म को किस प्रकार और क्यों जोड़ा जाए, इस संबंध में भी अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी प्रक्रिया प्रकट की है, दी है। इनके उत्तर में वॉन ड्यूसन का कथन पर्याप्त है। धर्म का संबंध सभी सारगर्भित एवं सार्वभौमिक तथा मानव अस्तित्व के महत्वपूर्ण मुद्दों का यथा जन्म, प्यार, पृथ्वी तथा पूर्वजों से शाश्वत काल से रहा है। यानी भाई समाज में आप रह रहे हो तो आपका धर्म और शिक्षा, इन दोनों का पारस्परिक संबंध है। भाई शिक्षा धर्म के माध्यम से ही दी जा सकती है, या धर्म जो है सही तरीके से तभी समझा जा सकता है जब हम सही शिक्षा ग्रहण करें, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद देखिए यहाँ पर सामुदायिक संसाधनों के महत्व को समझाइए। सामुदायिक संसाधन यानी कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्ष के अंदर उपयुक्त सामग्री ही पर्याप्त नहीं होती, कक्षा कक्ष के बाहर सामुदायिक संसाधन का भी इस्तेमाल करना होता है। यानी कि भाई अगर आपको बच्चों को सिखाना है तो सिर्फ आप क्लास की चीज़ों से नहीं सिखा सकते, आपको बाहर की चीज़ें भी ज़रूरत पड़ेंगी। यानी बहुत सारा भंडार है बाहर, यानी कई चीज़ों सिखाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं भूगोल पढ़ाऊँ, मैं भूगोल का शिक्षक बनूँ, तो मैं बच्चों को मृदा यानी मिट्टी दिखाऊंगा। तो अगर मुझे उन्हें लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी इनके बारे में पढ़ाना है तो मैं उन्हें खेतों में ले जाकर या अलग से बाहर से मिट्टी लाकर उनको दिखाऊंगा, देखो बच्चों ये लाल मिट्टी है, ये काली मिट्टी है। तो इससे बालक बहुत अच्छे से सीख पाएंगे ना। तो ये किसकी मदद से किया हमने, ये सामुदायिक संसाधनों के, कम्युनिटी रिसोर्सेज के माध्यम से किया। क्योंकि मिट्टी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, मुझे कोई रोक नहीं सकता मिट्टी लाने से स्कूल में या बच्चों को अपने कक्षा में सिखाने से, बताने से, है ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर सामुदायिक साधनों के अर्थ से क्या आशय है भाई, सामुदायिक साधनों के अर्थ से आप क्या समझते हैं भाई। सामुदायिक साधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्स या स्थानीय स्रोत से तात्पर्य समुदाय के जीवन से संबंधित सभी तत्वों से। यानी कि ये सभी तत्व क्या है, पाठ्यक्रम के अन्य पक्षों से भी संबंधित हो सकते हैं। यानी इसमें भाई भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि शामिल होते हैं। इन सब से हमें जो रिसोर्स यानी कि संसाधन मिलता है उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। वही बात करें हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, देखिएगा। तो यहाँ पे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर मिलेंगे जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बनाकर ला दूंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास।